हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम अपवहन वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे थे, जिसमें हम समीकरण 5 तक पहुंच गए थे। और समीकरण 5 क्या थी? समीकरण 5 थी कि इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग v है वो u प्लस at होता है। हमने किसी इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया था, जहां u उसका उष्मीय वेग था, a जो है वो त्वरण था, t वो समय था जिसमें वो दो क्रमागत धनायनों के बीच जब टक्कर होती है तो उसमें कितना समय लिया जाता है, उस समय का मान था। ये हमारे पास में इक्वेशन 5 आ गई। क्लियर? लेकिन किसी चालक में बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का अपना अलग अलग अंतिम वेग होगा, तो हमें स्टडी के लिए कोई कॉमन वेग लेना पड़ेगा, और उस कॉमन वेग को हम क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। तो फिर उस औसत वेग को जो है अपवाह या अपवहन वेग कहेंगे। तो फिर हम यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अपवहन वेग। या अपवहन वेग। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखें। वो क्या? जब किसी चालक के सिरों को, जब किसी चालक के सिरों को सिरों को विद्युत स्रोत बैटरी से संयोजित करते हैं, बैटरी से संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वह औसत वेग जिससे ये विद्युत स्रोत के धनाग्र की ओर गति करते हैं, धनाग्र की ओर गति करते हैं। ये हमारे पास में अपवाह वेग और अपवहन वेग की परिभाषा हो गई। तो जैसे मैं इसको यहाँ बता रहा हूं कि ये हमारे पास में कोई चालक है, और इस चालक में जो है ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह फिक्स है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं किधर? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। कब? जब उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब हम उसे किसी स्रोत से संयोजित करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलने लगे। लेकिन इनका औसत वेग क्या है जिससे ये बैटरी या स्रोत के धनाग्र की ओर गति करते हैं? उस औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का जो है त्वरण के प्रभाव में, या हम ये कहें कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो है वो एक समान त्वरण अनुभव करेंगे। एक समान त्वरण अनुभव करेंगे तो वो किसी एक जो है औसत वेग को प्राप्त कर लेंगे, जिससे ये स्रोत के धनाग्र की ओर गति करने लगेंगे, जिसे हम अपवाह वेग या अपवहन वेग कहते हैं। तो फिर अपवाह वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट बनाया था, लेकिन अब हम इस समीकरण 5 का जो है वो हम औसत ले लें। औसत ले लेंगे तो ये औसत वेग जो है वो अपवाह वेग बन जाएगा। तो फिर यहाँ हम लिखते हैं अपवाह वेग के लिए, अतः इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए, वेग या औसत वेग के लिए समीकरण 5 का औसत लेने पर
कैसे लेंगे औसत? तो फिर v, ये जो अपवाह वेग है उसको हम vd से दिखाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम एवरेज ऑफ v, तो राशि आपकी जो है वेरिएबल है, चर है, उसका औसत ले रहे हैं हम, इक्वल एवरेज ऑफ u प्लस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रह जाएगा। लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है वो दो क्रमागत टकराव में जो समय लेगा वो समय अलग अलग होंगे, और उन समय का भी हमें औसत लेना पड़ेगा, जिसे हम विश्रांति काल कहेंगे। तो ये एवरेज ऑफ टाइम, ठीक। ये हमारे पास में जो आ गई समीकरण नंबर 6, और यहां हमारे पास ये औसत ऊष्मीय वेग आ गया, ये विश्रांति काल, तो जहां एवरेज टी जो है विश्रांति काल या औसत समय, विश्रांति काल ठीक है। तो ये समीकरण 6 आ गई। तो अब इसमें से हम समीकरण 1 का मान रख दें, तो 1 व 6 से क्या रिजल्ट आया? अपवाह वेग vd इक्वल, समीकरण 1 में इसका मान 0 था, लेकिन हम 4 का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि 4 में a का मान निकाला था, त्वरण का निकाला था, तो 1 4 व 6 से, तो 1 4 व 6 से क्या रिजल्ट आ जाएगा? vd इक्वल 0 प्लस, लेकिन a की वैल्यू माइनस ई अपॉन में m, और इनटू में ये a की वैल्यू पुट कर दी, और एवरेज t का मान जो है हमने टो रख दिया, ये विश्रांति का। तो फिर या टो वही विश्रांति का, तो एवरेज t इक्वल टो विश्रांति का। तो फिर ये हमारे पास में जो है अपवहन वेग vd आ रहा है, तो फिर ये हम इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, vd, ये यहां भी हमारे पास में ये वेक्टर फॉर्म है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो आप इसे नोट कीजिएगा। अब हम आगे वाली स्टेप अपवाह वेग के लिए लिख रहे हैं। तो vd इक्वल माइनस ई अपॉन में m इंटू में टो। ये हमारे पास में जो है वो अपवाह वेग के लिए व्यंजक बन गया, और समीकरण आ गई आपके पास में 7, ठीक है। लेकिन परिमाण रूप में लिखना चाहिए, परिमाण रूप में लिखेंगे तो vd इक्वल ई अपॉन में m इंटू में टो, ये नंबर 8। और यहां से एक बात सामने आई कि vd जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो E के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग अधिक होगा। वही बात ये, यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये चालक है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैटरी के धनाग्र की ओर गति कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपके पास में विद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन ये है, अपवहन वेग की दिशा ये है, बैक साइड। तो फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवहन वेग जो है, अपवहन वेग की जो दिशा होती है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, लेकिन यदि प्लस चार्ज Q होता तब उसके अपवहन वेग की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो फिर हम यहाँ लिख दें इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की दिशा
आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, विपरीत होती है। लेकिन Q आवेश के प्लस Q आवेश के अपवाह वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है वो अपवाह वेग के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन होगी कि इलेक्ट्रॉन यदि उनके अपवाह वेग की बात की जाए तो फिर उनके अपवाह वेग की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उधर है। यदि पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तब जो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हैं। फिर अगले वाली बात हमारे पास में क्या आती है, देखिए तो इसी टॉपिक में निकल करके सामने आई है कि विद्युत जो क्षेत्र है वो ओवरऑल इन तीन पे डिपेंड करेगा, विद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड करेगा, टो पे भी डिपेंड करेगा। टो क्या है, विश्रांति काल है। तो विश्रांति काल जो है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन जो है चालक में गति करते हुए बैटरी के धनाग्र की ओर चलते हैं तब इनकी जो टक्कर जो है वो धनायनों के कारण होती है। तो फिर दो क्रमागत टक्कर करने में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितना समय बिताया जाता है, उस औसत समय को ही हम विश्रांति काल कहते हैं। तो यहाँ एक और हमारे पास में परिभाषा बन जाती है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट की है, विश्रांति काल। विश्रांति काल तो को हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए जब किसी चालक के सिरों को, चालक के सिरों को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में, दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय, लिया गया औसत समय, औसत समय विश्रांति काल होता है, काल होता है। औसत समय विश्रांति काल होता है कि जैसे ये हमारे पास में धनायन है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस चालक का ताप बढ़ाएं तो ये जो वाइब्रेशन, ये जो हमारे पास में पॉजिटिव धनायन जो हैं ये वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं और इनका भी वाइब्रेशन होता है, तो ये आपस में जो है वो टक्कर करने लगते हैं। टक्कर करने लगते हैं तो दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय क्या होगा, उसे हम विश्रांति काल कहते हैं। और ये विश्रांति काल जो है वो समय पर निर्भर करता है। ठीक है, विश्रांति काल टेम्परेचर, ताप पर, विश्रांति काल ताप पर निर्भर करता है। तो फिर ये विश्रांति काल के बारे में जो है बात होगी। विश्रांति काल समय है जिसका मात्रक सेकंड है, लेकिन विश्रांति काल जो है वो ताप पर निर्भर करता है। तो फिर अपवहन वेग की बात की जाए तो अपवहन वेग किस पर निर्भर करेगा, ई पर भी निर्भर करेगा और टॉप पर भी निर्भर करेगा। तो टॉप के थ्रू किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। तो ये हमारे पास में जो है अपवाह वेग के बारे में बात हुई, तो आप इसे नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल है आपका
गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिशीलता। तो गतिशीलता से हमारा क्या मतलब है, देखिए हेडिंग डालोगे गतिशीलता, मोबिलिटी, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर गतिशीलता को हम किस तरीके से परिभाषित करें, तो देखिएगा यहां आपके पास में ये कोई चालक है, जैसे हमने विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवहन वेग से किधर दौड़ेंगे, वो धनाग्र की ओर दौड़ेंगे, वीडी, और साथ ही साथ आरोपित क्षेत्र कितना है, ई है। तो फिर मैं ये कहूं कि यहाँ फार्मूला अपवहन वेग का परिमाण रूप में आया था ई बटे में एम इंटू में टो, लेकिन यदि मैं वीडी को डिवाइड कर दूं कैपिटल ई से, तब हमारे पास बच जाएगा ई टो बाई एम, लेकिन यही टर्म बन जाएगी मोबिलिटी म्यू। इसका मतलब हमारे पास में अब ये फॉर्मूला एज ए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। इसी फॉर्मूले पर हम डिस्कस आगे बहुत सारे आर्टिकल्स के लिए करेंगे। तो अपवहन वेग को हम इस मोबिलिटी या इस गतिशीलता को कैसे परिभाषित करें कि जब किसी चालक के सिरों को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, तब चालक के इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग या अपवाह वेग व आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, गतिशीलता होती है। तो परिभाषा बन गई, इसी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बन गई। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, या किसी चालक के सिरों को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अपवाह वेग वीडी, अपवाह या अपवहन अपवाह वेग वीडी एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, तीव्रता ई का अनुपात गतिशीलता होती है, गतिशीलता होती है। क्लियर? तो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो किससे आया, इसी डेरिवेशन से हम इससे ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम यहां लिखेंगे अर्थात म्यू की जो वैल्यू है वो वीडी अपॉन में ई है, और यही वैल्यू हमारे पास में ई टो बाई एम है। इसका मतलब गतिशीलता जो है वो आपके पास में किस पर निर्भर करेगी, टो पर, और टो जो है विश्रांति काल है, और विश्रांति काल किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर। तो फिर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है म्यू की वैल्यू जो है वैसे अपवाह वेग पर, अपवाह वेग जो है वो यहाँ ये कारक दे रखे हैं, इन पर ये डिपेंड करता है। अब
हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा धातु में इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग अधिक होगा वहां इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो हम एक बात ये देख लें कि म्यू जो है वो वीडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो फिर दो हम अलग अलग धातुएं ले लें, एक फर्स्ट धातु और एक सेकंड धातु। तो किन्हीं दो धातुओं के लिए, किन्हीं दो धातुओं के लिए μ1 अपॉन μ2 की जो वैल्यू आएगी वो Vd1 अपॉन Vd2। एक बात तो ये, दूसरी बात जो है, तो अलग अलग धातुओं के लिए जो है हम ये देखा कि जिनमें अलग अलग अपवाह वेग है तो वहां पर जो है यहां हमारे पास में समान विद्युत क्षेत्र है। यहां हम लिख रहे हैं समान विद्युत क्षेत्र होने पर, समान विद्युत क्षेत्र होने पर किन्हीं दो धातुओं के लिए। ठीक है, तो फिर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात, जहां अपवहन वेग अधिक होगा वहां गतिशीलता भी अधिक होगी समान विद्युत क्षेत्र के लिए। दूसरी बात हमारे पास में यहां आती है कि म्यू का मात्रक, म्यू का SI मात्रक कैसे लिखें। म्यू Vd अपॉन में E है, तो Vd जो है वो मीटर पर सेकंड और विद्युत क्षेत्र होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो मीटर कहां चला जाएगा, ये ऊपर। तो आपके पास में बच क्या गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। देखिए इसको उलट दें, या मैं ऐसे लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर दो बार, पर सेकंड और पर वोल्ट। तो ये तो किसका होगा, अपवहन वेग का मात्रक, और ई किसका, ई का मात्रक हुआ वोल्ट पर मीटर। और इनको कलेक्शन में जब हम लाएंगे तो हमारे पास में ये बन गया। तो फिर ये मात्रक आपके पास आ गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकंड। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करें इसके विमीय सूत्र की। ठीक है, तो फिर गतिशीलता का जो विमीय सूत्र होगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखिए म्यू का विमीय सूत्र पहले देखते हैं। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये पर वोल्ट है तो मैं वोल्ट ले लूं, पर वोल्ट सेकंड। इसको ऐसे लिखा जाता है मीटर स्क्वायर अपॉन में जूल जो है पर कूलाम, क्योंकि वोल्ट जो है वो जूल पर कूलाम, कूलाम कहां चला गया ऊपर, सेकंड का क्या रह गया सेकंड। अब यहां से आप विमीय सूत्र बना सकते हो, कैसे, L2 कूलाम AT अपॉन में जूल M1 L2 T-2 और टाइम T। L2 से L2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच क्या गया, M ऊपर जाएगा -1 और L बचा नहीं 0। ये T जो है इससे कैंसिल हो गया तो T ऊपर जाएगा तो प्लस का, और A जो है वो ऊपर ही है तो M-1 L0 T2 A1। ये आपके पास में जो है इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो ये जो है आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास में मात्रक था म्यू का मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, वोल्ट को जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम, सेकंड का स्थान सेकंड ने ले लिया। मीटर स्क्वायर है तो L2 लिख दिया, कूलाम है तो AT लिख दिया। ठीक है,
जूल है तो m1 L2 T-2 लिख दिया, और सेकंड है तो टाइम लिख दिया। एडजस्ट करें, L2 से L2 कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, m पर ऊपर जाएगा -1 रह गया, L है नहीं 0, T ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और A ऊपर ही है 1। तो ये आप में सूत्र लिख सकते हो m-1 L0 T2 A1। ठीक है, तो अब आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसे आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर गतिशीलता जो है उसके संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने स्टार डाल करके और आपको बता दी है। अब एक और हम आर्टिकल पर आते हैं गतिशीलता के बाद। गतिशीलता के बाद में है हमारे पास में एक छोटा आर्टिकल है, फिर उसके बाद में हम एक बड़ा आर्टिकल लेंगे कि अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध। तो फिर हेडिंग डालते हैं हम अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध। अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध। संबंध कैसे? विभवांतर v, ये हमारे पास में एक L लंबाई का एक चालक है और इस चालक को हमने विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया, जोड़ा। यहां प्लस ये माइनस, ये विद्युत क्षेत्र है और ये लंबाई चालक की L है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से बैटरी के धनाग्र की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, जिनका अपवहन वेग जो है वो Vd है। बैटरी का वोल्टेज V था, तो फिर हम ये कहें क्या, चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अपवाह वेग जानते हैं हम, Vd इक्वल ई परिमाण रूप में है ई बटे में m इंटू में टो। बात नंबर 1, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, ई आरोपित विद्युत क्षेत्र, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टो विश्रांति काल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वेद वाला फार्मूला V इक्वल ईडी, लेकिन E इक्वल V अपॉन L, और V क्या है, विभवांतर सिरों पर, ये समीकरण नंबर 2। तो फिर V क्या है आपके पास में, V चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, और L चालक की लंबाई, तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई। पहला हमने जो है अपवहन वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया था, दूसरा हमने E का मान जो है वो विभवांतर कोण में लंबाई होता है। तो फिर 1 व 2 से हम Vd इक्वल लिखें तो E बटे में m इंटू ई की वैल्यू V अपॉन में L इंटू में टो, तो E V टो अपॉन Lm, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। तो Vd इक्वल ई वी टो बाई Lm, इसे मैं नंबर देता हूं 3। और ये अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध हो गया। किस में, अपवहन वेग Vd और विभवांतर V में संबंध हो गया। तो फिर हमने यहां से सीखा क्या, हमने यहां से सीखा
कि जो है VD जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, V के। अर्थात VD प्रोपोर्शनल V के। तो VD समानुपाती किसके है, E के भी होता है, और VD समानुपाती किसके होता है, यहाँ से ये V के भी होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपवहनी वेग जो है वो चालक की लंबाई पर जो है, यहाँ पर आप देखोगे VD जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास में, ये V के प्रोपोर्शनल आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो धारा और अपवहनी वेग में संबंध पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।